ऐसे में ये तीसरा इलेक्शन कैसे समाजवादी पार्टी जीत लेगी, ये तो एक मजाक की नौयत मान सकता है। तो 400 पार बोल रहे हैं। नहीं, अब उत्तर प्रदेश में पहले 80 पार करने लगे थे, 80 के 80, लेकिन आज वो नौयत नहीं रह गई है। देखिए, हाथरस में वही हुआ है जो आगरा में आपने SP सिंह बघेल का कहा। हाथरस का कैंडिडेट बहुजन समाज पार्टी का जो धनगर है, धनगर डिम्पल ठाकुर है, अखिलेश से शादी होने के बाद वो यादव हैं, तो यादव उम्मीदवार वहाँ कोई नहीं है। बरेली में क्या वजह थी कि पर्चा ही खारिज हो गया? किसकी साजिश है इसके पीछे? देखिए, उसमें तो पूरे समाजवादी पार्टी की साजिश थी। और नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम उत्तर प्रदेश की सीटों पर विश्लेषण करेंगे, जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं सैयद कासिम सर, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं और आप सब जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं। सर, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं सर, तो आगरा, बदायूं, एटा, फतेहपुर सीकरी, फिरोज़ाबाद, हाथरस, मैनपुरी, संभल, आंवला, बरेली। इससे पहले हम कोई सवाल करें, इस पर टिप्पणी करें सर। देखिए, ये जितनी आपने सीटें बताई हैं, 10 सीटें हैं। इसमें 10 सीटों में एक सीट जो है वहाँ समाजवादी पार्टी का सांसद था संभल में, जो सपा बसपा गठबंधन में थी। बाकी सीटें जो हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी का MP था। इसमें से कोई ऐसी सीट नहीं है जो पिछले चुनाव के गठबंधन के अलायंस में रही हो, संभल के अलावा। तो ऐसे में देखना यह है कि सब अलायंस टूटने के बाद, सपा बसपा अलग होने के बाद, और भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ एक जो माहौल इस वक्त है, जो ज़मीन पर नज़र आ रहा है, जो इनकी एक मोदी की लहर थी, वो आपको नहीं दिखाई दे रही है। तो ये चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का पार्टिसिपेंट होना, एक्टिवली चुनाव लड़ना, समाजवादी पार्टी का बार बार उम्मीदवार बदलना, शफीकुर रहमान बर्क का इंतकाल होना, उस पार्टी में 2 पूर्व विधायकों का शामिल होना फिर से समाजवादी पार्टी के, दोनों जो हैं तुर्क बिरादरी के हैं। तुर्क और पठान का जो डिफरेंस है, तुर्क कहाँ रहेगा, पठान कहाँ रहेगा। संभल 2014 में समाजवादी पार्टी हारी थी, 2019 में जीती, 2009 में वहाँ बहुजन समाज पार्टी जीती थी। यही शफीकुर रहमान बर्क, जब उनको टिकट नहीं मिला तो 2009 में बसपा से वो जीते थे। 14 में सपा से लड़े तो हार गए। तो एक बात तो ये साफ हो गई कि वहाँ पर मतलब यादव की उतनी संख्या ना होने की वजह से मुस्लिम कैंडिडेट समाजवादी पार्टी से बर्क जैसा उम्मीदवार भी 14 में चुनाव हार गया। 9 में जीता बसपा से जीता, 14 में जीता तो अलायंस से जीता। तो आज भी स्थिति वहाँ की वही है कि अगर उसके साथ जिस कैंडिडेट के साथ मुस्लिम वोट जाएगा वही वहाँ पे इलेक्शन निकालेगा। वरना भारतीय जनता पार्टी 14 में संभल को जीत लिया था। आप सोच सकते हैं कि संभल का समीकरण क्या है कि बीजेपी ने वो सीट जीत ली थी 2014 में, जिसके बारे में कहा जाता है मुसलमानों का गढ़ है, मुस्लिम सीट है, संभल हो, रामपुर हो, मुरादाबाद, ये सारी सीटें भाजपा ने जीती थी 14 में। 19 में सारी जीत गई है। तो मुझे लगता है कि ये इंटरेस्टिंग होगा संभल का चुनाव देखना, इंटरेस्टिंग होगा हाथरस का चुनाव। एक एक करके सर हम हैं, एक एक करके। बहुत दिलचस्प ये वीडियो है, मैं चाहता हूँ आप सभी वीडियो पूरा देखिएगा जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। सर, हम सबसे पहले जिक्र करेंगे आगरा लोकसभा सीट को लेकर। यहाँ से बसपा की प्रत्याशी हैं पूजा अमरोही जी, और बहन जी की रैली भी हो चुकी है आज। देखिए, आगरा के बारे में बड़ा दिलचस्प ये है कमर भाई कि आगरा दलितों की राजधानी कही जाती है, और आगरा में हमेशा बहुजन समाज पार्टी सेकंड रहती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब हर चुनाव में बसपा वहाँ सेकंड रहती है, समाजवादी पार्टी कभी वहाँ सेकंड भी नहीं आई है। जो जाटों की नगरी कहा जाता है, दलितों की राजधानी है, दलितों का बहुत बड़ा गढ़ है। डॉक्टर अंबेडकर आगरा पहली बार आए थे, काशीराम ने आगरा से शुरुआत की। आगरा में पूजा अरोही जो हैं, ये कांग्रेस की एक सांसद हैं, उनकी बेटी हैं। तो ऐसे में एक रिनोट फैमिली से आती हैं, तो उनका अपना भी एक जनाधार है। उसके अलावा आगरा की एक चीज़ और बहुत अहम है कि आगरा का ही एक उम्मीदवार फिरोज़ाबाद से बहुजन समाज पार्टी के सिंबल में चुनाव लड़ रहा है, चौधरी बशीर, जो आगरा से विधायक रहे, बसपा से भी रहे, मंत्री भी रहे, सपा से भी रहे, और उसके बाद वो वहाँ से निकल के फिरोज़ाबाद से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो चौधरी बशीर के जो समर्थक हैं आगरा में, वो अपने आप बहुजन समाज पार्टी की तरफ हो जाते हैं, क्योंकि बशीर जो हैं वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, और वो भी समाजवादी पार्टी में प्रोफेसर रामगोपाल यादव के बेटे के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है फिर चुनाव की वही स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में लड़ाई है। SP बघेल साहब, SP बघेल लगातार जीते, अनुसूचित जाति से आते नहीं हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं। धनगर का उन्होंने SC का सर्टिफिकेट बनवा लिया है, धनगर का सर्टिफिकेट बनवाने की वजह से रिजर्व सीट पे लड़ते हैं। तो ऐसे में SP बघेल को आप देखिए, उनकी राजनीति तो कब मुलायम सिंह के वो PSO होते थे, सिक्योरिटी ऑफिसर,
उसके बाद बसपा में गए, वहाँ से एमपी हो गए, फिर समाजवादी पार्टी में आए, उससे राज्यसभा चले गए, फिर एमपी हो गए। तो कई पार्टियाँ कूद के आए हैं, लेकिन अब वहाँ का जो मतदाता है, अभी आपने देखा मेयर के चुनाव में वहाँ जो चुनाव लड़ी बसपा सेकंड पे रही। तो बहुजन समाज पार्टी को हल्के से मुस्लिम वोट की ज़रूरत है, और वहाँ चौधरी और बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ, अगर चौधरी, देखिए कांग्रेस से आई हुई एक कैंडिडेट, वहाँ पर कैंडिडेट है पूजा, और चौधरी बशीर वहाँ के एक अच्छी हैसियत के नेता हैं जो फिरोज़ाबाद से इलेक्शन लड़ रहे हैं। ऐसे में चौधरी बशीर का समर्थक, पूजा आरोही का कांग्रेस का बैकग्राउंड, बहुजन समाज पार्टी का जो उभार इस वक्त है, इस वक्त जो आप देखिए तो बहुजन समाज पार्टी पिछले चुनाव से बहुत अच्छा कर रही है। वो बसपा जिसका जिक्र नहीं हो रहा था, जिसकी चर्चा नहीं हो रही थी, आज ही आप बता रहे थे कि उससे अलीगढ़ के तमाम लोगों से मिलने गए। मैंने भी आपका वीडियो देखा कि एमयू के लड़के अगर कहीं किसी से मिलने जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए उसके पीछे बहुत कुछ है। एमयू के लड़के या तो ममता से मिलते थे, या राहुल से मिलते थे, या अखिलेश से मिलते थे, या तेजस्वी से मिलते थे। लेकिन अगर वो आकाश आनंद से मिल रहे हैं तो इसका मतलब समाज में बहुत बदलाव है, मुसलमान कुछ सोच रहा है। और पहले दूसरे चरण में मुसलमानों का जो वोट है, पहले चरण में पूरा जो है इंडिया अलायंस को गया कुछ सीटों को छोड़ के, दूसरे में बदलाव देखा गया, तीसरे में उसमें और बदलाव होने की उम्मीद लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सीट बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत आसान होने जा रही है। जी, तो आगरा सीट बहुत आसान हो जाएगी। अगली सीट है सर बदायूं, और यहाँ से बसपा के प्रत्याशी हैं मुस्लिम खां। ये कितनी महत्वपूर्ण सीट? देखिए, मुस्लिम एक MLA हैं, मजबूत हैं, और सिर्फ मुस्लिम नहीं, वहाँ के जितने मुस्लिम हैं जी, वो चाहे सलीम शेरवानी हो, चाहे आपके वो जो वहाँ के चेयरमैन हैं बदायूं के, का क्या नाम है, जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता थे, पूर्व राज्य मंत्री थे, मैं उनका नाम ज़हन से मेरे नहीं आ रहा है, जो समाजवादी पार्टी छोड़ गए थे, फिर उनको ज्वाइन कराया गया, आबिद रज़ा। तो आबिद रज़ा, सलीम शेरवानी, उसके बाद फिर मुस्लिम उम्मीदवार खुद। तो मुसलमानों का पूरा रुझान समाजवादी पार्टी के ख़िलाफ़ है। और समाजवादी पार्टी वो 19 में वो चुनाव हारी है, जबकि धर्मेंद्र यादव वहाँ कैंडिडेट थे। और धर्मेंद्र यादव, आदित्य यादव में बड़ा फ़र्क है। धर्मेंद्र को लोग पसंद करते थे, वहाँ MP रह चुके थे, उन्होंने लोगों का बहुत काम किया है। शिवपाल के बेटे, वहाँ तो तीसरी बार टिकट बदला गया, पहली बार धर्मेंद्र हुए, फिर धर्मेंद्र हटा के शिवपाल हुए, फिर शिवपाल को हटा के आदित्य हुए। तो वही मैंने कहा कि अखिलेश यादव का जो कन्फ्यूज़न है टिकट के को लेके, वो भी काफ़ी नुकसान कर रहा है। अपनी फैमिली के टिकटों में भी बड़ा कन्फ्यूज़न था, एक सीट पर 3-3 उम्मीदवार उन्होंने बदले। तो ये सीट भी जो है, ये कांटे के मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी के साथ बसपा का मुकाबला है। और समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अगर इसी तरह लड़ी और मुस्लिम वोटों का जो रुझान दिखाई दे रहा है, तो वहाँ से मुस्लिम बाजी मार सकते हैं। क्योंकि सलीम शेरवानी वहाँ से 4 बार MP रहे लगातार। मुलायम सिंह ने वो सीट मांगी थी, सलीम शेरवानी से ले ली मुलायम सिंह। और मुलायम सिंह करते यही थे, पहले सीट बनाते थे, उसके बाद दूसरे को देकर चले जाते थे, फैमिली के किसी आदमी को। तो उसी तरह बदायूं उन्होंने बनाई, धर्मेंद्र को दे दी, फिरोज़ाबाद बनाई, अक्षय को दे दी, इसी तरह संभल बनाई थी, राम गोपाल को दे दी थी, फिरोज़ाबाद बनाई, उसके अलावा ये कन्नौज बनाई, अपने बेटे अखिलेश को दे दी, आजमगढ़ बनाई, अखिलेश को दे दी। तो मुलायम सिंह ये करते थे, जहाँ मुस्लिम आबादी होती थी वो सीट ले लेते थे। ये दिलचस्प आपने, ये दिलचस्प जानकारी सर आपने दी। और आपने आबिद साहब का जिक्र किया, तो हम आंवला की बात कर लेते हैं। आंवला में क्या कुछ है भी समीकरण? ये आबिद और वो आंवला के आबिद और बरेली का दोनों में फ़र्क है। ये आबिद जो मैं जिनका जिक्र आप कर, आबिद रज़ा का, वो आबिद रज़ा पूर्व मंत्री हैं, पूर्व विधायक हैं, और वो बदायूं की एक शख्सियत है। फिर भी बरेली आंवला में ही। और ये आंवला सही है। ये आंवला वाले जो आबिद हैं, ये वहाँ के चेयरमैन हैं आंवला के। और एक इतनी बड़ी नगर पालिका का चेयरमैन होना, इसका मतलब उनकी एक हैसियत है। उनके साथ बहुत ज़्यादती हुई कि उनके टिकट को लेके एक फ़ेक जो है फॉर्म भी जमा कर दिया गया। अच्छा। उस पर भी इनके टिकट के कैंसिलेशन की नौबत आई। फिर मायावती ने वीडियो कॉल पे बात की वहाँ पे सीडीओ से, और वीडियो कॉल पे बात करने के बाद फिर उनका पर्चा सही साबित हुआ और वो कैमरे पे रो दिए। और उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग साजिशन हमारा पर्चा खारिज कराना चाहते हैं। उनका रोना जो है वो मुसलमानों में बहुत दूर तक चला गया। उनके आंसू जो हैं उनकी ताकत बन गए। और पहली बार आंवला में बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। ऐसे ही वाक़या आंवला की तरह बरेली में भी हुआ। बरेली में क्या वजह थी कि पर्चा ही खारिज हो गया? किसकी साजिश है इसके पीछे? देखिए, उसमें तो पूरा समाजवादी पार्टी की साजिश थी, और उसका ड्राइवर और उसका लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, वहाँ के जो समाजवादी पार्टी उम्मीदवार हैं, और उनकी गिरफ्तारी भी हुई है इस मामले में। तो वहाँ पर तो पर्चा खारिज हो गया, और उस खारिज होने कैंसिलेशन की वजह से वहाँ BSP उम्मीदवार नहीं है। लेकिन इसका भी रिएक्शन है। जो शेड्यूल कास्ट वोटर है, जो बहुजन समाज पार्टी का वोटर है, वो इस गुस्से में समाजवादी पार्टी के ख़िलाफ़ वोट करेगा कि इन्होंने हमारे कैंडिडेट का पर्चा खारिज करा दिया। ऐसे में बहुत अच्छी लड़ाई वहाँ हो सकती थी। वो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर
वहाँ पर उस सीट को जीतने जा रही है। आप सर जिस तरीके से बता रहे हैं, जो आप आकलन कर रहे हैं, उसमें तो बीएसपी हर जगह फाइट में कर रही है। अगली सीट की बात करेंगे सर, एटा की बात करें, मोहम्मद इरफान एडवोकेट हैं, इनको मायावती जी ने टिकट दिया है। एटा में कितनी मजबूत बीएसपी? एटा का मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। बताइए। 1984 में जब राजीव गांधी की लहर थी तो यूपी की 83 सीटें कांग्रेस जीती थी। अच्छा। 83, और उसमें सिर्फ 2 सीट हारी थी। एक बागपत से चौधरी चरण सिंह जीते थे और एक एटा से महफूज अली खान जीते थे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एटा में मुसलमान किस तरह से वोटिंग करता है कि पूरी यूपी में राजीव गांधी की लहर तब 85 सीटें होती थी, उत्तराखंड नहीं बना था। 85 में 83 सीटें कांग्रेस जीती थी। ये इतिहास है। आज तक भारतीय जनता पार्टी जो कहती है ना 400 पार और 500 और इतनी सीटें कभी उत्तर प्रदेश में कोई नहीं जीता जब वो जीते थे। तो उस सीट पर कैंडिडेट इरफान का होना, मुसलमान का होना, और उसमें बहुजन समाज पार्टी की अभी मायावती की बहुत तगड़ी मीटिंगें हुई हैं। और उसके अलावा जब मुस्लिम अगर रुझान बनता है, और मुसलमानों में एक सवाल है, क्या सवाल ये है कि हमारी वोट तो आपको चाहिए, हमारी बात कोई नहीं कर रहा। और इस बात को आकाश आनंद और मायावती ने बाबरी मस्जिद तक का इस्तेमाल करके खुल के उन्होंने कहा कि हम राम मंदिर बाबरी मस्जिद बनेगी तो स्वागत करेंगे। आकाश आनंद ने कहा, मायावती ने, तो अब लोग ये बात करने लगे हैं कि मायावती तो बाबरी मस्जिद तक कर रही हैं, अखिलेश नमाज का नाम नहीं लेते, अखिलेश अफ्तार का नाम नहीं लेते, अखिलेश मुसलमान लफ्ज़ नहीं कहते, पीडीए कहते हैं। जी जी। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी जो एटा में आप देखिए 14 हारी, 19 हारी, 2 चुनाव समाजवादी पार्टी वहाँ हार चुकी है। ऐसे में ये तीसरा इलेक्शन कैसे समाजवादी पार्टी जीत लेगी, ये तो एक मजाक की नौयत मान सकते हैं आप, जब अलायंस में नहीं जीती। इरफान अगर मुसलमानों में अच्छा करते हैं तो वो भी सीट बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। और कॉन्टेस्ट तो कमर साहब हर सीट पर। चलिए अगली सीट की बात करेंगे, फतेहपुर सीकरी। यहाँ से राम निवास वर्मा साहब ताल ठोक रहे हैं। देखिए, फतेहपुर सीकरी में कांग्रेस लड़ रही होगी। कांग्रेस से चूँकि एक बार वहाँ पर राजबब्बर चुनाव जीत चुके हैं तो कांग्रेस के खाते में सीट है। लेकिन चूँकि फतेहपुर का जो समीकरण है वो पिछले बाहुल सीट है, तो बहुजन समाज पार्टी से रामनिवास कैंडिडेट हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने उम्मीदवार पे दांव खेला है। चुनाव के बारे में आप ये कह सकते हैं कि कॉन्टेस्ट है। कांग्रेस भी अच्छा लड़ रही है, बसपा भी अच्छा लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी भी अच्छा लड़ रही है। और इस चुनाव में बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि किसी सीट के बारे में कोई नहीं कह रहा कि ये सीट जीत जाएगा। बिल्कुल हर सीट का कॉन्टेस्ट है। जो एक लहर थी भारतीय जनता पार्टी 70 पार और 75 पार, अभी तो 400 पार बोल रहे हैं। नहीं, अब उत्तर प्रदेश में पहले 80 पार कहने लगे थे, 80 के 80 जी। लेकिन आज वो नौयत नहीं रह गई है। तो मुझे लगता है कि ये सीट भी कॉन्टेस्ट में है। बाकी भी चुनाव में 2 दिन बचे हैं। चुनाव उल्टा से ऊपर नीचे होगा, पलटा खाएगा, नतीजा क्या होता है ये तो, लेकिन कॉन्टेस्ट इस सीट पर भी आप देख सकते हैं, फतेहपुर में भी। फिरोज़ाबाद की बात करेंगे सर, चौधरी बशीर यहाँ से बीएसपी के प्रत्याशी हैं। फिरोज़ाबाद कहा जाता है कि ये इन्हीं का ही गढ़ है, क्या देखते हैं आप फिरोज़ाबाद अगर इनका गढ़ है तो अभी पिछला चुनाव हार के आए हैं अक्षय जी। और मैं आपको बताऊं कि वहाँ जितना लोग शिवपाल को पसंद करते हैं उतना ही लोग रामगोपाल को नापसंद करते हैं। अच्छा। और रामगोपाल के बेटे हैं अक्षय। और अक्सर अनुपम मिश्रा एक बात कहते हैं, हम लोग जब भी चैनल पे होते हैं, कि समाजवादी पार्टी में किसी का टिकट कंफर्म नहीं है, सिर्फ एक टिकट कंफर्म है, वो रामगोपाल के बेटे का है। और अखिलेश ने इसे साबित किया है। कन्नौज में भी उनका टिकट कंफर्म नहीं हुआ, पहले दूसरे को दिया, फिर अपने को दिया। बदायूं में भी ऐसा ही हुआ, आजमगढ़ में भी ऐसा हुआ। लेकिन फिरोज़ाबाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक बार हो गया टिकट अक्षय का तो हो गया। देखिए, चौधरी बशीर वहाँ से कैंडिडेट हैं। अभी पिछला जो इलेक्शन हुआ था मेयर का, उसमें MIM कैंडिडेट लड़ गया तो वहाँ पर सेकंड आया था वो। अच्छा। और भारतीय जनता पार्टी जीती थी, समाजवादी पार्टी नीचे जा गई थी। तो अगर मुसलमानों ने उस तरह वोट किया, और बशीर बहुत ही तेज़ लड़का, अच्छा। बहुत ही यंग है, एनर्जेटिक है, तेज़ हैं। अगर बशीर मुसलमानों को मोबिलाइज़ कर लेते हैं तो वहाँ पर अक्षय हारेंगे ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी जीत भी जाएगी। अच्छा जी। यानी आप कह रहे हैं कि फिरोज़ाबाद बसपा के जद में आ चुकी है। वजह चौधरी बशीर का वहाँ से कैंडिडेट होना। चौधरी बशीर बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं, बहुत, चूँकि बॉर्डर है, आगरा और फिरोज़ाबाद मिला है। जी जी। तो वहाँ की धमक यहाँ तक आती है। और उसकी जो नाराज़गी है प्रोफेसर रामगोपाल के बेटे की, और उनके अंदर पार्टी के अंदर भी शिवपाल और उनकी जो नापसंद एक दूसरे को करते हैं, वो चीज़ भी भितरघात कहीं ना कहीं होता है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। हाथरस की बात करेंगे। हाथरस से हेम बाबू धनगर यहाँ से बीएसपी के उम्मीदवार हैं। हाथरस बहुत लाइमलाइट में थी, तमाम वजहों से आपको पता ही है किस तरीके से वहाँ जातिवाद हुआ। देखिए, हाथरस में वही हुआ है जो आगरा में आपने
SP सिंह बघेल का कहा। हाथरस का कैंडिडेट जो बहुजन समाज पार्टी का जो धनगर है, धनगर पाल में होते हैं, जो पाल जो आती है इसे धनगर कहते जी हैं। जी। और वहाँ धनगर 3.5 लाख वोट है। और धनगर जब SC का सर्टिफिकेट बनवा के वहाँ पे चुनाव लड़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं उस चुनाव में जाटो प्लस धनगर, ये 2 से ही वो चुनाव पूरा हो जाता है, वहाँ तीसरे वोट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग। और ये राम बाबू धनगर हैं, इनके फादर जो हैं वो धनगर समाज के बहुत बड़े नेता हैं और धनगर के अनुसूचित जाति के सर्टिफिकेट बनवाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा। बड़े नेता हैं वो। उनका बेटा है जो इलेक्शन लड़ रहा है, तो वो वहाँ पर तीसरे वोट के बगैर भी इलेक्शन बसपा जीत सकती है। और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी दोनों खेमे में बेचैनी है कि धनगर उम्मीदवार है और धनगर उम्मीदवार और प्लस जाटो बसपा का कमिटेड वोट, तो बड़ा इंटरेस्टिंग है वहाँ का। बड़ा इंटरेस्टिंग। तो कहीं ना कहीं हाथरस भी काफ़ी यहाँ पर कड़ा मुकाबला और बसपा सबको टक्कर दे रही है। अगली सीट है सर मैनपुरी, और मैनपुरी में मायावती जी ने प्रत्याशी भी बदला, शिव प्रसाद यादव को मैदान में उतारा। और मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी से राजवीर वो सिंह हैं। अच्छा। वो ठाकुर है, वो जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, अलीगढ़ के रहने वाले हैं, ये वो कैंडिडेट हैं। अच्छा। उनका क्षत्रिय कैंडिडेट है। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव की पत्नी जो छतरानी खुद हैं और अखिलेश यादव की पत्नी है, तो वहाँ यादव कैंडिडेट अकेला शिव प्रसाद है, अकेला, क्योंकि डिम्पल भी यादव नहीं है। और तो लगा तो है सर यादव, लगा होना और चीज़ है। यादव जब अपनों में बात करता है तो कमरिया यादव और ये कमरिया और घोसी तो बात की बात है। डिम्पल यादव खुद छत्री हैं। अच्छा। डिम्पल जो है वो खुद छत्री हैं। अच्छा। वो यादव नहीं है, वो ठाकुर हैं। डिम्पल ठाकुर हैं। अखिलेश से शादी होने के बाद वो यादव हैं। तो यादव उम्मीदवार वहाँ कोई नहीं है, बल्कि यूँ कहिए यूपी में ही यादव उम्मीदवार कोई नहीं है। पूरी यूपी में समाजवादी पार्टी ने एक भी यादव नहीं दिया है। या तो अखिलेश यादव हैं, या डिम्पल यादव हैं, या अक्षय यादव हैं, या क्या कहते हैं धर्मेंद्र यादव हैं, या क्या कहते हैं आदित्य यादव। ये पाँचों एक घर एक परिवार सैफई गाँव के रहने वाले 5 लोग उत्तर प्रदेश के अलग अलग लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो यादव आम यादव में से किसी ने उम्मीदवार नहीं बनाया। बहुजन समाज पार्टी ने यादव उम्मीदवार दिया है और वो भी वहाँ का स्थानीय यादव है। तो इस चीज़ की जो प्रॉब्लम है कि यादवों को कहना है कि हमारा नेतृत्व खाली सफाई में चला जाएगा। अच्छा। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो इस चुनाव में कोई भी गुल खिला सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी की उपस्थिति भी है शिव प्रसाद यादव जी के साथ, सुना है, खबर आ रही है। पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा कुशवाहा लड़ाती थी। तो स्वामी प्रसाद मौर्य वहाँ गए हैं डिम्पल यादव से बदला लेने के लिए, चूँकि डिम्पल ने बदला लेंगे इन्होंने बड़े बयानात दिए थे स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ। तो मुझे नहीं लगता है कि और कोई वजह हो सकती है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य अगर वहाँ पहुँच कर उनका प्रचार करते हैं तो ये तो मौर्य कुशवाहा वोटों में के लिए एक अच्छा पैगाम है ही। और जबकि उनकी बेटी का टिकट भी कट चुका है भारतीय जनता पार्टी से, तो दो धारी तलवार चलाएंगे वहाँ जाने के बाद स्वामी प्रसाद। बिल्कुल। चलिए सर, अगली सीट की बात करेंगे। और हालांकि आपने संभल, आंवला, बरेली का जिक्र कर ही दिया है। तो ओवरऑल अब 10 सीटों में से बसपा कितना कुछ प्रदर्शन में अचीव कर पाएगी, क्या लगता है सर? मुझे लगता है आगरा और आपके हाथरस, ठीक, और संभल, ठीक, ये 3 सीटें ऐसी हैं जो बहुजन समाज पार्टी से ही पूरा चुनाव है। और बाकी जो आपकी सीटें हैं उसमें त्रिकोणीय चुनाव है। लेकिन इन 3 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी अपर हैंड लेके बैठी है। अपर हैंड, आगरा, फिरोज़ाबाद और हाथरस। ठीक है। यानी कुल मिलाकर जो लोग बीएसपी को कमज़ोर मान रहे थे या कमज़ोर कह रहे हैं, बी टीम बता रहे हैं, शून्य बता रही है गोदी मीडिया, ऐसा नहीं है। आपको हमने ग्राउंड की चीज़ें दिखाई। सर काफ़ी तजुर्बेकार हैं, इलाके में जाते हैं और दौरा करते हैं, देखते हैं ज़मीन पर क्या है। सर से जो बातचीत हुई है वो आपको ऐसी कहानियाँ, ऐसी किस्से कहीं नहीं मिलेंगे और तथ्यात्मक चीज़ें आपको कहीं नहीं जानकारी मिलेगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर ने जो बातें कही उससे आप कितने सहमत हैं, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।